स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, आज हम विदेशियों के यात्रा वृत्तांत विवरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, भारतीय इतिहास के स्रोत जो पढ़ रहे थे कि भारतीय इतिहास को किन किन माध्यमों के माध्यम से जाना गया है, तो आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। विदेशी यात्रियों में एवं लेखकों का विवरण। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से हमें भारतीय इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। जो विदेशी यात्री थे उनके जो विवरण हैं, उन्होंने जो लिखा है, उनके माध्यम से हम भारतीय इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से लेखक हुए हैं, किस किस देश के लेखक हुए हैं, उन्होंने जो भारत के बारे में कुछ अपनी पुस्तकों में विवरण दिया है। तो हम जानते हैं यूनानी रोम के लेखक। यूनानी रोम के लेखक जो यूनानी रोम के लेखक उसमें सबसे पहले हम हेरोडोटस का नाम सुनते हैं। हेरोडोटस तथा टेसियस सबसे पुराने यूनानी इतिहासकार हैं। जो हेरोडोटस और टेसियस जो है सबसे पुराने यूनानी इतिहासकार हैं। हेरोडोटस जो थे, इन्होंने एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक की रचना की थी? हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसे भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया, जिसमें भारत और फारस के बीच में कैसे संबंध थे उनका वर्णन किया गया है। हेरोडोटस नामक जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया, उसमें उसका वर्णन किया गया है, जो इतिहास को जानने का एक अच्छा स्रोत है। प्लिनी जो थे, एक इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की। इसमें भारत के विविध पक्षों का विवरण मिलता है। इसमें जो है भारत के विविध पक्षों का विवरण मिलता है। अब हम पढ़ते हैं चीनी लेखक कौन से हुए हैं। तो जो फाहियान था, चीनी लेखक में हम सबसे पहले पढ़ते हैं फाहियान का नाम। फाहियान का नाम चीनी लेखकों में सबसे पहले ऊपर है। फाहियान जो था 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत में आया था और भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति का विवरण दिया। फाहियान ने फो क्यों की रचना की। इसने कौन सी पुस्तक की रचना की? फो क्यों की रचना की। फाहियान जो था लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्ष तक रहा भारत में? 15 वर्ष तक भारत में रहा। इसने अपने जो पुस्तक थी उसमें लिखा है कि विदेशी यात्री जो फाहियान था, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, शासक जो था, उनके समय बहुत ज़्यादा अच्छा था, प्रजा जो थी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र में एक बड़ा चिकित्सालय था जहाँ लोगों की मुफ्त में इलाज होती थी। ऐसा फाहियान ने अपनी पुस्तक में लिखा, जिससे हम लोग जानते हैं कि कैसा उस टाइम के लोग, राजा किस तरह से रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हम लोग जाने इसकी पुस्तक के बारे में, इसकी पुस्तक के माध्यम से। अब हम पढ़ते हैं हेनसांग। हेनसांग जो था हर्षवर्धन के समय में 629 ईसा पूर्व लगभग भारत आया था। 16 ईयर्स तक भारत में रहा। कितने साल तक भारत में रहा? 16। जो ये जो था हीन या महायान जो मठ थे बौद्ध धर्म के, उसमें नहीं सॉरी हीन या महायान जो उसमें बट गए थे 2 भागों में। उसमें बौद्ध जो मठ थे वहाँ इसने अध्ययन किया। जैसे कश्मीर में इसने अध्ययन किया और सियालकोट नालंदा में इसने अध्ययन किया और सीखा, बहुत सी चीज़ों के बारे में सीखा, भारतीय संस्कृति के बारे में सीखा, बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ उसने ग्रहण की। तो अब हम चलते हैं, अब हम त्सियंग के बारे में जानते हैं। ये जो था, ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इसने नालंदा में विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म का अध्ययन इसने किया और इसने भारत के बारे में बहुत सी चीज़ें अपनी पुस्तक में लिखी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं तिब्बत के लेखक। तिब्बत के लेखक जो थे, उन्होंने भी भारत के बारे में कुछ चीज़ों का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं तिब्बत के जो लेखक थे उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है। जो तिब्बत के जो लेखक थे, तिब्बत के लेखक लामा तारानाथ के ग्रंथों में मौर्य काल के पश्चात के शासकों को जानने का महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। जो लामा तारानाथ के जो ग्रंथ थे, उनके माध्यम से हम मौर्य काल के पश्चात के शासकों को जानने में हमें मदद मिलती है। लामा जो तारानाथ जो थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे। ये कहाँ के थे? ये तिब्बत के थे। ओके फ्रेंड, अब हम बढ़ते हैं मुसलमान शासकों के बारे में। जो मुसलमान अरब के जो लेखक थे उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में किसके बारे में लिखा और क्या लिखा है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो मुसलमान अरब के जो लेखक थे, सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया।
उसने पाल तथा प्रतिहास शासकों के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा? पाल तथा प्रतिहास शासकों के बारे में। पाल वंश में जैसे पाल वंश के जो प्रमुख जो शासक थे, पाल वंश के जो प्रमुख शासक थे उनका नाम जैसे रामपाल हो गया, कुमारपाल हो गया। 19 राजा जो थे, वो जो पाल वंश में 19 राजाओं का वर्णन इसने लिखा है। 19 तो नहीं, लेकिन पाल वंश में 19 जो राजा थे वो हुए हैं, ऐसा जो पुराने और भी स्रोत हैं उनके माध्यम से पता चला है। जो अंतिम शासक जो था पाल वंश का, उसका नाम था गोविंद पाल। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। और प्रतिहार वंश के बारे में भी इसने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो प्रतिहार वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे राजा हरिश्चंद्र थे। कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। और ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि नागभट्ट प्रथम जो थे प्रतिहार वंश के शासक थे। अब हम पढ़ते हैं अल मसूदी। अल मसूदी एक लेखक हुआ है, उसने भारत के बारे में क्या लिखा है इसके बारे में हम जानते हैं। जो अल मसूदी जो था, अल मसूदी 914 ईस्वी से 943 ईस्वी, ईसा पूर्व यहाँ पे शायद होना चाहिए था, ईस्वी तक भारत में रहा है। उसने राष्ट्रकूट शासकों के बारे में साम्राज्यवादी विस्तार का विवरण दिया है। किसने? राष्ट्रकूट शासकों के बारे में साम्राज्यवादी विस्तार का वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया है। ये राष्ट्रकूट शासक कौन थे? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना जो थी दंतदुर्ग प्रथम ने की थी। किसने की थी? दंतदुर्ग प्रथम ने की थी। अब हम पढ़ते हैं अलबरूनी कौन था इसके बारे में पढ़ते हैं। अलबरूनी का वो जो वास्तविक नाम था अबू रिहान था। क्या नाम था इसका? वास्तविक जो नाम था इसका नाम था अबू रिहान। उसने तहकीक एक हिंद की रचना की। वह महमूद गजनवी का समकालीन था। किसका समकालीन था? महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी कौन था? महमूद गजनवी जो था उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। ये बहुत क्रूर शासक था। सबसे पहले इसने जो आक्रमण किया है 1001 ईस्वी में इसने किया है। और इसका युद्ध जो हुआ है जयपाल, जो पाल वंश के जो शासक थे जयपाल, उनके मध्य इसका जो है प्रथम युद्ध हुआ और उसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया। 1026 ईस्वी में जब इसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया है, 1026 ईस्वी में जब इसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया तो यहाँ से भारी मात्रा में धन लूट के ले गया, जितना अभी तक इसने कभी भी नहीं लूटा था। और 1030 में मलेरिया की मृत्यु से मरा है। दोस्तों जब ये मरा है तो इतना दुख दर्द की पीड़ा झेल के मरा है कि इसने सारे जो इसने पाप किए हैं वो उनको स्मरण कर रहा होगा अपने मरते हुए टाइम पे। इतनी बुरी मौत ये मरा है। इसने भारत को इतना लूटा है, अपने भारत की सोने की चिड़िया को इसने इतना लूटा है। तो अब हम चलिए अब आगे हम देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जो पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं इनसे भी जो भारत को जानने के स्रोत मिलते हैं, हमारे भारत के इतिहास को जानने के स्रोत मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्राचीन संबंधी साक्ष्य में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का विशेष महत्व है। पुरातात्विक साक्ष्यों का जो है विशेष महत्व है। यह कालक्रम का सही ज्ञान प्रदान करते हैं। ये जो साक्ष्य हैं ये कालक्रम के बारे में सही ज्ञान प्राप्त हम लोगों को जो सही ज्ञान जो प्राप्त कराते हैं, ये जो साक्ष्य इन्हीं के माध्यमों से सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत जैसे अभिलेख आ गए, सिक्के आ गए, स्मारक आ गए, ये सभी पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख या शिलालेख किसे कहते हैं? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को कहते हैं। जो कठोर जो होता है पत्थर, उस पर जो कठोर पत्थरों पे जो उत्कीर्ण कर देते हैं, कोई अपनी बात को लिख देते हैं, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसी को अभिलेख कहते हैं। प्राचीन काल में इसका उपयोग शासकों के द्वारा अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे। जो अपने आदेश थे जो थे प्राचीन काल में जो राजा थे, जो अपने आदेश थे उनको इसी माध्यम से प्रजा तक अपने जो है संदेश को पहुंचाते थे। अब अशोक के अभिलेख, जब भी अभिलेखों की बात आती है तो अशोक के अभिलेख सबसे पहले आते हैं, क्योंकि अशोक ने बहुत से ज़्यादातर अभिलेख जो थे अशोक ने ये प्रारंभ ही किया था अभिलेखों को लिखना पत्थरों पे। तो हम पढ़ते हैं अब अशोक के अभिलेख। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है ये अशोक के अभिलेख हैं। ये सारनाथ में स्थित हैं अशोक के अभिलेख। ये अभिलेख जो हैं ब्रह्मी एवं खरोष्टी लिपि में लिखवाया गया था।
कौन सी लिपि में लिखवाया गया था? ब्रह्मी एवं खरोष्ठी, क्योंकि उस समय की जो भाषा थी यही भाषा थी। इसमें अशोक के व्यक्तित्व एवं तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक तथा राजनीतिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी के बारे में इसमें ज्ञान प्राप्त होता है कि अशोक के अभिलेखों में जो है उस टाइम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अशोक जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके 8 वर्ष के बाद में कलिंजर का वार हुआ, कलिंग का वार हुआ। ठीक, अब कलिंग का वार कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर हम आप लोगों को बता दें। ईसा पूर्व जो होता है, जो ईसा मसीह से पूर्व का जो पहले का जो समय होता है उसे ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसे ईस्वी कहते हैं। और इसी समय जब ये कलिंग का युद्ध हुआ तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, इतने लोगों की जब मृत्यु हो गई, तभी उसने अशोक के अभिलेखों पे इन सब चीज़ों का वर्णन मिलता है कि कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक कितना ज़्यादा अंदर से टूट गया था, कितना ज़्यादा दुखी हुआ इतने लोगों की मृत्यु के बाद में कि इन सब की मृत्यु का जिम्मेदार मैं हूँ, उसे ऐसा लगा। अब हम बढ़ते हैं अशोक के पश्चात के अभिलेख। अशोक के पश्चात के अभिलेख अशोक के पश्चात जो अभिलेख प्राप्त हुए वे प्रमुख रूप से 2 प्रकार के थे। एक थे राजकीय एवं थे गैर राजकीय। राजकीय अभिलेखों में प्रस्तावित एवं भूदान से संबंधित अभिलेख थे। राजकीय जो अभिलेख थे उसमें जो प्रस्तावित भूदान से संबंधित अभिलेख थे, और गैर राजकीय जो अभिलेखों में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती थी कि उस टाइम कैसी गतिविधि थी, सामाजिक, धार्मिक लोग कैसे, किस प्रकार से रहते थे, वो किस अभिलेखों में मिलता है? वो जो मिलता है तत्कालिक जो अभिलेख थे उनमें मिलता है। तो अब हम देखते हैं, नहीं सॉरी, गैर राजकीय अभिलेख में ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब हम पढ़ते हैं मुद्रा, क्योंकि मुद्रा भी जो है इतिहास को जानने के स्रोत हैं, तो हम पढ़ते हैं मुद्रा के बारे में। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के जो अध्ययन होते हैं उनको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सर्वप्रथम हिंद यवनों ने, यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। स्वर्ण मुद्राएं किसने सर्वप्रथम जारी की? हिंद यवनों और यूनानियों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इन्होंने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। ये जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का लेख जो था प्रारंभ इन्होंने ही किया। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जो सर्वाधिक शुद्ध जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो कुषाणों ने, तथा सबसे अधिक जो स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। सबसे ज़्यादा गुप्त वंश के शासकों ने स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया। और सातवाहन जो वंश था उसने शीशे की मुद्राएं जारी की। किस की मुद्रा जारी की? शीशे की मुद्रा जारी की। समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त के एक सिक्के में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त के एक सिक्के में वीणा बजाते हुए ये दर्शाया गया है। वो मैं आप लोगों को सिक्का दिखा देता हूँ, वो किस तरह का सिक्का है। ये वाला जो आप सिक्का देख रहे हैं ये समुद्रगुप्त के समय का है, और इसमें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। ये यहाँ पे वीणा आप लोगों को दिख रही होगी। ऐसे सिक्के खुदाई उदाई से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं के बारे में हम जो उस टाइम के जो चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के शासकों के बारे में हम लोग जानते हैं। अब कुछ गुप्तकालीन सिक्कों पर, जैसे कुछ गुप्तकालीन जो सिक्के थे उसमें अश्वमेध यज्ञ का पराक्रम शब्द उत्पन्न है। चंद्रगुप्त के ने शकों पर जीत के लिए उपलब्ध में जो थे, चंद्रगुप्त जो थे वो शकों पर जब उन्होंने जीत प्राप्त कर ली, उसी के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए। अब जो अश्वमेध पराक्रम शब्द जो है चंद्रगुप्त के किस सिक्के पे दिखाई देता है, तो आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं। ये जो है ये अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता है, ये घोड़ा है, इसके पीछे पीछे सेना चलती है, उसका मतलब दिखाया गया है। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन इस पे कुछ सिक्के पे इस तरह से किया गया है। अपने पराक्रम जो था उसका वर्णन कुछ इस तरह से किया गया है। अब हम देखते हैं कि यूनानियों की मुद्राएं भारत पर यूनानियों ने आक्रमण के पश्चात उन्होंने अपने क्षेत्र में मुद्राएं चलाई। जो यूनानी थे जब उन्होंने भारत में आक्रमण किया तो कुछ क्षेत्रों पर जब वो रहे हैं तो उन्होंने कुछ यूनानी मुद्राएं चलाई। ये 30 यूनानी सम्राटों एवं सामग्रियों का ज्ञान इन मुद्राओं से प्राप्त होता है। जो 30 जो सम्राट उस टाइम हुए हैं यूनानी, उनका ज्ञान इन मुद्राओं के माध्यम से प्राप्त होता है। तो आप देखिए ये मुद्राएं जो हैं इतिहास के बारे में जानने के कितना अच्छा स्रोत हैं। इससे हम लोगों को पता चला कि उस टाइम यूनानी कौन कौन से जो शासक थे, उन सब चीज़ों के बारे में, इन सिक्कों के बारे में हमारे इतिहासकारों ने जानने की कोशिश की। ये सभी यूनानी मुद्राएं हैं, ये यूनानी मुद्राएं हैं। इसमें उस टाइम के जो शासक थे उनके जो चित्र बने हैं और उनका नाम लिखा हुआ है यूनानी भाषा में। तब अब हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्थिलियन तथा पार्थियन मुद्राएं,
ये किस तरह की मुद्राएं थी इसके बारे में जानते हैं। मौर्य साम्राज्य के पश्चात भारत पर जिन विदेशियों शक्तियों ने आक्रमण किया, उन्होंने अपनी ये अलग जो प्रकार की जो मुद्राएं थी उनको चलाया। ये जो मुद्राएं हैं ये उसी स्थलीयन तथा पार्थियन मुद्राएं हैं, ये आप लोग देख लीजिए। और अब बात करते हैं भारतीय की शासकों की मुद्राएं। जो भारतीय शासक थे उन्होंने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई। इनमें से मौर्य वंश हो गया, शुंग वंश हो गया, सातवाहन हो गया, मालव हो गया, पंचाल, गुप्त, वर्धन। ये मुद्राएं इतिहास एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब हम पढ़ते हैं स्मारक। स्मारक के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्मारक का नाम आता है। जो प्राचीन इतिहास के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्मारक का नाम आता है। ये जो स्मारक हैं मेरे साथियों, जो स्मारक हैं, इन स्मारकों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? दो भागों में वर्गीकृत किया गया। जो पहला जो भाग है उसका नाम है देसी स्मारक। देसी स्मारक, देसी स्मारक। देसी स्मारकों के अंतर्गत मुख्य रूप से हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई थी उसमें मिले अवशेष के माध्यम से ही हम लोगों ने भारतीय इतिहास को जानने का जो स्रोत है, मोहनजोदड़ो से जो मिली हुई मूर्तियाँ हैं और उस टाइम के जो भी चीज़ें हैं वहाँ नहाने वहाने की जो भी चीज़ें वहाँ मिले हैं खुदाई में कि लोग कैसे किस तरह के लोग नहाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में जो चीज़ें मिली हैं उन सब चीज़ों के साक्ष्यों से हम जानते हैं कि इतिहास के बारे में जानने का ये अच्छा स्रोत है। कुषाण कालीन अवशेष, झांसी से प्राप्त गुप्त कालीन देवगढ़ के मंदिर के अवशेष, कानपुर जिले के भीतर गांव से प्राप्त ईंटें, मंदिर इत्यादि जो मिले इसके साथ साथ अजंता की गुफाओं की चित्रकारी, नालंदा में तांबे के बुद्ध की मूर्ति, ये सभी सम्मिलित हैं देसी स्मारक में। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं उनके बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त एक नगर मिला, यहीं एक मूर्ति मिली है, यहाँ पे एक बैल की बनी हुई चित्र भी मिला हुआ है। और जो ये भीतर गांव का जो मंदिर है कानपुर में, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये वाला जो है भीतर गांव का मंदिर है, ये 1875 का लिया गया फोटो। उस टाइम का भीतर गांव का मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देता था उस टाइम पे। और अभी एक चित्र और भी था, हम आप लोगों को दिखाते, जिसमें जिसमें उस टाइम जो अजंता गुफाएं जो हैं उसके चित्रकारी की दिखाते। वो शायद इसमें हम फोटो लगाना भूल गए। तो वो जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जो चित्र हैं वो आप लोग गूगल पे देख सकते हैं, कितने अच्छे सुंदर चित्र बने हैं। उनसे जानने के ये स्रोत हैं, इनसे इतिहास को जाना गया है कि लोग पहले किस तरह की कैसी संस्कृति, उसमें जो चित्रकारी उसमें बना हुआ है सब कुछ। और जो विदेशी स्मारक हैं, विदेशी स्मारक से भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे विदेशी स्मारकों के अंतर्गत जावा हो गया, कंबोज में स्थित मंदिर हो गए एवं मूर्तियाँ को मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। इनसे प्राचीन भारत के बाहर धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है। जो प्राचीन भारत के जो बाहर जो हम लोगों का जो धर्म प्रचार हुआ है, हिंदू धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है, भारतीयों के जो धर्म थे उनका प्रचार प्रसार हुआ, तो इससे पता चलता है कि भारतीय जो थे कहाँ तक फैले थे, इसके बारे में पता चलता है। कंबोडिया का जो भगवान विष्णु का मंदिर है प्राचीन कला एवं संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये देखिए कंबोडिया का जो भगवान, जो हमारे विष्णु भगवान है, उनका ये मंदिर है, वहीं की ये फोटो है। तो आप लोगों का ये जो प्रथम जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब अभी शायद इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं 1-2 दिन रेस्ट लूँ, क्योंकि 1-2 दिन आप लोगों के साथ क्लास ना हो सके, क्योंकि मुझे अपनी और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो मैं उनको पढ़ूँगा। और ये भी चीज़ें जो मेरे सिलेबस में ये सब चीज़ें हैं भी, तो आप लोगों को मुझे इतिहास पढ़ाते हुए भी अच्छा लगता है, इतिहास के बारे में जानते हुए भी अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इतिहास जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। वैसे तो मेरे हर सब्जेक्ट मुझे जो इंटरेस्ट आता है, तो मुझे हर सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं पढ़ना। और ये जो इतिहास के बारे में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाते हुए। तो अगर आप लोगों को ये जो क्लास है अच्छे से समझ में आई हो, तो आप इस क्लास को अपने अन्य साथियों तक भेजें, ताकि उनकी भी मदद हो सके। ये क्लास आप सिर्फ डीएलएड के बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, ये आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम कोई बच्चा तैयारी कर रहा था हो, यूपी का हो, लेखपाल हो, एसआई हो, ग्रुप डी की कोई भी वैकेंसी, कहीं भी ये सब चीज़ें हर जगह काम आती हैं। तो ये क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और अभी तक मेरी जो क्लास है शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।